नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, मैं कुलबीर सिंह आज एक और नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप सबको पता है, हम टैली अकाउंटिंग के ऊपर वीडियोस बना रहे। अभी हमारी अकाउंटिंग की सीरीज चल रही है जिसके अंदर हमने अकाउंटिंग की बेसिक चीज़ों के बारे में समझा। आज हम बात करने वाले एक ऐसा टॉपिक जो कि कोई जॉब कर रहा है, कोई टैली पे वर्किंग करता है, कोई जनरल एंट्री करता है, कोई जीएसटी में वर्किंग करता है, तो ये टॉपिक कहीं ना कहीं उनको हिट करता है, कहीं ना कहीं उनके सामने जरूर आता होगा ये टॉपिक। और बहुत से पर्सन है जो उसमें परेशान भी होते हैं कि इसकी जनरल एंट्री कैसे करें, जीएसटी में इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, जीएसटी में हम उसको कैसे जस्टिफाई करें। तो आइए, जो आज का टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्या रहने वाला है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब देखिए, यहीं पे इसके नाम से ही पता लग रहा है रिवर्स चार्ज। समझ रहे हैं आप बात? देखिए, दो तरह के टैक्सेस में हम बात करते हैं, एक तो फॉरवर्ड, एक रिवर्स। अब फॉरवर्ड चार्जेस में क्या होता है कि जनरली हमने किसी से कुछ भी बाय किया, हमने उसको पेमेंट करी, प्लस टैक्स की पेमेंट भी हमने उसे दे दी, वो गवर्नमेंट को जमा कर देता है। ये वो फॉरवर्ड चार्ज। अब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है, यहां पर ये समझने वाली बात है कि यहां पर क्या है कि जो सेलर है, जो सेल कर रहा है प्रोडक्ट को, जो सर्विस दे रहा है सामने वाले को, वो टैक्स पे नहीं करता। टैक्स कौन पे करता है? जो रिसिपिएंट है, जो सर्विस ले रहा है, वो टैक्स को पे करेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? वो पर्सन टैक्स को पे करेगा जो सर्विस ले रहा है, आप ये समझिए। और वही पर्सन गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है, उसी को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहते हैं। यहाँ पे बायर का जो भी रोल है वो खुद टैक्स पे करेगा, सेलर का रोल यहाँ पे खत्म हो जाता है। कुछ ऐसी सर्विसेज हैं, कुछ ऐसे गुड्स जो कि नोटिफाई किए हुए हैं गवर्नमेंट ने, जीएसटी डिपार्टमेंट ने, कि इन पर तो आरसीएम ही एप्लीकेबल होगा। अगर आप इन पर्सन से सर्विस लेते हैं तो वो आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है? और या फिर कुछ ऐसे पर्सन जो अनरजिस्टर्ड हैं और जिन पे आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी आती है, तो वहां पर भी हमें आरसीएम पे करना पड़ता है, उसके लिए आप रजिस्टर्ड हैं। ठीक है? तो आइए देखते हैं कि अब देखिए आरसीएम क्या है। देखिए, कुछ एक दो चीजें मैं बता देता हूँ। जीटीए सर्विस, गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट सर्विस होगी, एडवोकेट सर्विसेज हो गई, सिक्योरिटी सर्विसेज टाइप की जो सर्विसेज है, इस तरह से बहुत सारी सर्विसेज हैं। अप्रोक्स 17 18 19 सर्विसेज हैं जिनको नोटिफाई किया हुआ है गवर्नमेंट ने कि अगर इनसे आप कोई भी सर्विस लेते हैं, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन इनसे कोई भी सर्विस लेता है, तो वो आरसीएम में एलिजिबल हो जाएगा, वो आरसीएम पे करेगा जो रिसिपिएंट है। तो आइए, यहां पर आरसीएम का मैंने आपको मतलब बताया। ठीक है? अब आरसीएम क्या है कि देखिए, आरसीएम में हमेशा रिसिपिएंट पे करता है आरसीएम। ठीक है ना? कौन पे करता है? रिसिपिएंट, या तो सर्विस रिसीवर हो गया, जैसे सर्विस रिसीवर पेड टैक्स अंडर आरसीएम। ठीक है? तो अब यहां पर मैं आपको जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, फिर उसके बाद इसकी एक जनरल एंट्री करेंगे हम क्योंकि देखिए, बहुत से लोगों को जनरल एंट्री में प्रॉब्लम्स आती है कि भाई आरसीएम की जनरल एंट्री कैसे करें, वो कर नहीं पाते। तो यहां पर हम पहले देखेंगे। पहले मैं आपको बताता हूं कि जीएसटी में क्या इंपैक्ट होता है। मैं आपको इस चीज को थोड़ा प्रैक्टिकली वे में मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप ये समझिए। ठीक है? अब सबसे पहली चीज आप समझिए, जो हमारा आरसीएम है, आरसीएम टैक्स लाइबिलिटी है, वो कभी भी क्या होगा, हमारे इनपुट, आप समझिए, जो हमारे को जो भी हम परचेज करते हैं, जो भी हमने बिजनेस के लिए कोई भी हमने गुड्स परचेज किया, सर्विस परचेज की, उस पर जो हमें इनपुट मिलता है, जो हम उसका इनपुट क्लेम करते हैं जीएसटीआर 2B के अंदर, कभी भी आरसीएम की लाइबिलिटी इनपुट से एडजस्ट नहीं होती। आप समझे बात?
कि जो आरसीएम की जो लायबिलिटी है वो इनपुट से कभी भी एडजस्ट नहीं होगी। अब देखिए इसका पॉइंट समझिए आप, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि भाई आरसीएम की जो लायबिलिटी है वो इनपुट से क्यों नहीं एडजस्ट होती। आप समझिए कि जब आप कहीं पे शॉपिंग करने गए, ठीक है, शॉप पर गए, आप गुड्स परचेज किए आपने बिजनेस के लिए, ठीक है, गुड्स परचेज किए 1 लाख रुपीज के, और उस पर टैक्स दे दिया 18%, तो आपको हो गया 18,000 रुपये। टोटल अमाउंट हो गया 1,18,000। ठीक है, आपने 1,18,000, जिसमें कि ये क्या होता है हमारा, ये होता है इनपुट। अब आप एक बात बताइए, जब आप दुकान पर शॉप पर गुड्स परचेज करने गए, तो क्या आपने गुड्स परचेज करते समय जो आपने अपनी जो टैक्स लायबिलिटी है, जो आपने उस दुकानदार को टैक्स पे किया, क्या वो आपने कैश पे किया, या आपने बोला कि मेरे इनपुट में इतना पड़ा है तो मैं आपको ट्रांसफर कर देता हूं अपने जीएसटी अकाउंट से? क्या ऐसा कभी सुना है आपने? नहीं ना। कैसे पे करते, कैश पे या इनपुट के थ्रू? बताइए। आप कैश पे करते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आप हमेशा कैश पे करेंगे। यहां पर आप इनपुट के थ्रू नहीं है कि भाई आपका जीएसटी नंबर दे दो, मैं इतना मेरे पास इनपुट पड़ा हुआ मैं आपके जीएसटी पे ट्रांसफर कर दूंगा। पहली बात है कि कभी भी इनपुट ट्रांसफर होता ही नहीं है। आप समझे बात? ये मैंने बस एग्जांपल के लिए आपको बताया कि ये होता है। आप समझे? तो आप जब किसी भी दुकान पर जाते हैं, बिजनेस के लिए कुछ भी गुड्स या सर्विस लेते हैं, तो उस समय जब वो आप टैक्स पे करते हो, आप कैश के रूप में पे करते हैं, ना कि इनपुट के रूप में कि आपके पास इनपुट पड़ा है आपके जीएसटी में, ठीक है भाई तू मेरा यूज कर ले मैं तेरा यूज कर लूँ। ऐसा नहीं होता ना, कैश देना पड़ता है। तो अब यहां पर आरसीएम के केस में क्या हो रहा है? आरसीएम क्या कह रहा है भाई? आरसीएम कह रहा है आपने सर्विस ली, कोई सर्विस ली, अब आप क्या करोगे? 1,000 रुपीज की आपने कोई सर्विस ली, उस पर टैक्स कितना बना? मान लो 18, तो 180 रुपये हो गया। तो आप जो है शॉप शॉप पर कितना पे करोगे? सेलर को कितना पे करोगे? शॉप हो गया, सेलर हो गया, कितना? 1,180 रुपये पे करोगे या 1,000? आप शॉपकीपर को सिर्फ 1,000 रुपीज पे करोगे। कितना पे करोगे? 1,000। और जो 180 है, जो टैक्स लाइबिलिटी है, वो आपकी जो 180 रुपीज जो बची, वो आप डायरेक्ट सेलर के ब्याह पे, सेलर के ब्याह पर गवर्नमेंट को पे करते हो, जीएसटी डिपार्टमेंट में जीएसटी पे करते हो आप, ठीक है, गवर्नमेंट को पे करते हो आप, ठीक है। तो इसलिए ये हमेशा कैश में पे होती है। आपको मैंने एक एग्जांपल के थ्रू समझा दिया कि क्यों कैश में पे होती है। याद रखने के लिए आपके लिए हमेशा रहेगा कि आपके माइंड में ये कभी नहीं आएगा कि इनपुट से क्यों नहीं एडजस्ट हो रहा, जब मैं अपनी जीएसटी की जो लाइबिलिटीज है वो अपने इनपुट से पहले एडजस्ट करता हूँ, उसके बाद जो बैलेंस बचा उसको कैश पे करता हूँ। लेकिन आरसीएम में आपके पास इनपुट करोड़ों रुपए पड़ा हो, आपके जीएसटी के अंदर, आपके 2B के अंदर, आपके कितना भी इनपुट पड़ा हो, बट आप आरसीएम की लायबिलिटी को कभी भी इनपुट से एडजस्ट नहीं कर सकते, आपको वो कैश ही पे करनी पड़ेगी। अब देखिए, अब कैश कैसे पे करते हैं? देखिए ये मैं आपको अभी प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। इन फ्यूचर जब हम कैश क्रेडिट लेजर के बारे में बात करेंगे, तो देखिए जीएसटी में वॉलेट हो, अब मैं इजी वे में समझा रहा हूँ। वॉलेट होता है, एक कैश लेजर होता है, एक होता है क्रेडिट लेजर। कैश लेजर, क्रेडिट लेजर। अब देख, क्रेडिट लेजर में जो भी आपने परचेज की और उसका जो इनपुट है वो रिफ्लेक्ट करता है यहां पे, ठीक है। कैश लेजर में क्या होता है? लाइक वॉलेट, जैसे आपका पेटीएम वॉलेट होता है या फोन पे का वॉलेट हो गया, उसमें आप पैसे डालते हो, फिर उसको आप कहीं भी यूज कर सकते हो। समझे आप बात? कहीं भी, किसी भी शॉप पे गए कुछ भी ले सकते हैं, मेडिसिन, खाने पीने का, ग्रोसरी आइटम, कपड़े, कुछ भी आप कैश। तो
तो सेम इसी तरह से जीएसटी का कैश लेजर होता है, लेकिन इससे आप ऐसा नहीं कि कहीं शॉपिंग करने जा रहे हो, ये चीज़ नहीं, ये सिर्फ जीएसटी पर्पस के लिए होगा। ऐसा नहीं कि कैश लेजर, जीएसटी कैश लेजर में पैसा पड़ा है और आप चल दिए जी दुकान पे सामान लेने, ठीक है भाई मुझे जो जीएसटी या कैश लेजर पड़ा ट्रांसफर करो पैसा, नहीं। बस मैंने एग्जांपल के लिए बताया कि वॉलेट जैसे यूज़ होता है पेटीएम का, कि आपका कैश का पैसा आप उस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। इसी तरह से जीएसटी का जो कैश लेजर होता है वो भी इसी तरह से काम करता है कि आप इससे अपनी लायबिलिटी को पे कर सकते हैं। कैश लेजर आप बैंक से क्या कभी भी डायरेक्ट पेमेंट नहीं होती जीएसटी को। बैंक से जब आप पेमेंट करेंगे तो वो आएगा पैसा जीएसटी कैश लेजर के अंदर। अब जीएसटी कैश लेजर में आने के बाद उसकी लायबिलिटी पे होती है, जीएसटी लायबिलिटी हम पेड करते हैं। आप समझे मेरी बात? ऐसा नहीं कि बैंक से आप डायरेक्ट पे नहीं करते, बैंक से आपका पैसा आता है कैश लेजर में, फिर कैश लेजर से पैसा आपका एडजस्ट होता है आउटपुट की लायबिलिटी से, ठीक है? ये बात समझे? ठीक है जी। इस तरीके से हमारा जीएसटी में इम्पैक्ट रहता है आरसीएम का, आप समझे? हम खुद ही लायबिलिटी को जनरेट करते हैं, फिर खुद ही उसका इनपुट क्लेम कर लेते हैं, बट लायबिलिटी को पे करना मैंडेटरी है कैश में ही। ऑप्शन है नहीं आपके पास दूसरा, आप करो या ना करो, करना कैश में पड़ेगा, आज नहीं तो कल, ठीक है? अब हम आरसीएम की ना जनरल एंट्री की बात कर लेते हैं। आरसीएम जनरल एंट्री, आरसीएम जनरल एंट्री। अब एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैंने कोई लीगल सर्विस ली एडवोकेट से, ठीक है? लीगल सर्विस एडवोकेट कितने की? मान लीजिए 10,000 की मैंने कोई लीगल सर्विस ली। अब यहां पर क्या है, आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा। अब देखिए, अब यहां पे बहुत लोगों का क्वेश्चन आएगा कि भाई मुझे कैसे पता लगेगा कि इस पे आरसीएम लगेगा या नहीं? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि गवर्नमेंट ने कुछ सर्विसेज ऐसी जो नोटिफाई की हुई है जीएसटी के अंदर कि भाई इन पर तो आरसीएम लगेगा। अगर आप इनसे कोई भी सर्विस ले रहे हो और आप रजिस्टर्ड हैं जीएसटी में, तो भाई आप ही पे करेंगे टैक्स, रिसिपिएंट ही पे करेगा। तो वो क्या, इन फ्यूचर जब हम जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे तो मैं उसके बारे में बताऊंगा। आज मैं आपको क्या था, एक बेसिक आरसीएम के बारे में बताया, आरसीएम की जनरल एंट्री के बारे में मैंने बताया, ठीक है? 10,000 की हमने सर्विस ली, उस पर आरसीएम के अंदर 18% जीएसटी है, ठीक है? ऐसा कुछ लिखा नहीं होता कि 18% आरसीएम जीएसटी है या कुछ, वो हमें अपनी ही माइंड से अप्लाई करना पड़ता है। मैं जनरल एंट्री इसलिए बता रहा हूँ आपको। अब एक बात समझिए कि भाई सबसे पहले हम समझते हैं लीगल सर्विस क्या है। लीगल सर्विस हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है या इनकम है? सबसे पहला पॉइंट है आगे लीगल सर्विस, ये क्या है हमारे लिए, एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है? अब आते हैं जी सेकंड पे, एडवोकेट है। एडवोकेट है मान लीजिए एक्स वाई जेड एंड कंपनी या एल या कुछ भी कह सकता है, एक्स एंड वाई एसोसिएट, ठीक है? ठीक है, तो मैंने सेकंड हो गया एक्स वाई जेड एसोसिएट, ठीक है? ये क्या है हमारे लिए, क्रेडिटर। अब क्रेडिटर क्या होता है, लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है? अब यहां पर खेल होता है कि अब भाई इनपुट और आउटपुट, आप समझिए बात कि अब हमें यहां पर टैक्स पे भी करना है, समझिए आप बात, और टैक्स अपने पास इनपुट के रूप में लेना भी है। देखिए जब हम सेल्स करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, आउटपुट, क्योंकि हमें टैक्स की जो लायबिलिटी है वो हमें लेनी है और फिर उसको पे करना है गवर्नमेंट को, ठीक है? तो आउटपुट को हमेशा क्या करते हैं, हमारे लिए क्रेडिट करते हैं, ठीक है, जनरल एंट्री में। और जब हम परचेज करते हैं तो वो क्या होता है, इनपुट। अब इनपुट क्या होता है, हमेशा डेबिट होता है, आपने एंट्री की होगी
परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट है, वो चीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो आइए अब चीज़ देखते हैं दूसरी। तो अब हमने क्या ली, लीगल सर्विस। अब हम जनरल एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, यहां पे हम लिखेंगे लीगल सर्विस अकाउंट डेबिट, मान लीजिए 10,000 रुपीज से। ठीक है, अब यहां पे एक बात समझिए, यहां पे हम आउटपुट भी कर रहे हैं और इनपुट भी कर रहे हैं। तो अब यहां पे लिखेंगे इनपुट CGST अकाउंट डेबिट। कितने से, हम 900 रुपये से कर देते हैं। इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 900 रुपये। ठीक है, ये हमने सर्विस ली है तो ये हमने कर दिया। अब हम क्या करते थे कि यहां पे डायरेक्ट टू लिखा और हमने यहां पे लिख दिया पार्टी का नेम। ठीक है ना, XYZ एसोसिएट। ठीक है, ये हो गया हमारा 10,000 से। अब यहां पे 10,000 आया तो यहां पे आप बात देखिए कि देखिए डेबिट और क्रेडिट पोर्शन मैच हो रहा है। 10,000 10,000, ये टैक्स कहां गया। अब देखिए हमने इसको एसोसिएट्स को हमने 10,000 क्यों लिखा, क्योंकि हम उसे 10,000 पेमेंट करेंगे। 10,000 क्योंकि हम उसे टैक्स की पेमेंट तो करेंगे। तो अब टैक्स क्या है, टैक्स हमारी लायबिलिटी है, रिसिपिएंट की लायबिलिटी। तो लायबिलिटी जब बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो यहां पर टू CGST RCM, टू SGST RCM, कितने से, 900। ठीक है, तो ये जनरल एंट्री होती है पूरी। ठीक है, एक बार इनपुट डेबिट होगा और एक बार लाइबिलिटी जो आउटपुट है वो RCM वाली वो क्रेडिट हो जाएगी। देखिए 10,000 की हमने सर्विस ली, 10,000 हमने ये कर दिया। अब जब हम पेमेंट करते हैं, अब हम जब वेंडर को पेमेंट करेंगे जिससे हमने सर्विस ली है, तो क्या पेमेंट करेंगे हम उनको। देखिए पेमेंट एंट्री XYZ अकाउंट डेबिट 10,000, यहां पे 11,800 नहीं करेंगे, ध्यान रखना। टू बैंक 10,000। ठीक है ना, ये एंट्री हो गई। इस तरीके से जब हम RCM की एंट्री करेंगे, जब हम GST के बारे में सीखेंगे, GST का कैश लेजर क्रेडिट लेजर की एडजस्टमेंट एंट्री सीखेंगे, जब हम उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि बैंक से पैसा गया, देखिए हमारा पैसा, जैसे मैं एग्जांपल के लिए बताता हूँ, GST कैश लेजर में पैसा गया। देखिए अब CGST पे करना है तो CGST अकाउंट CGST कैश लेजर अकाउंट डेबिट SGST कैश लेजर अकाउंट डेबिट टू बैंक। पैसा बैंक से आएगा। अब पैसा बैंक में जाएगा तो 900 यहाँ पे आएगा, 1,800 रुपये यहाँ से बैंक से चला जाएगा। ये हमने यहाँ पे पे कर दिया पेमेंट, यहाँ पे लायबिलिटी दिखाई और हमने यहाँ से बैंक से हमने इसको पे कर दिया। ठीक है ना, तो ये पैसा जो हमारा बैंक से पे होता है वो सारा पैसा कैश लेजर में जाता है। उसके बाद एक एंट्री लगते हैं, कैश लेजर से आउटपुट लायबिलिटी RCM वाली पे कर देते हैं हम। ठीक है, तो जो पैसा हमारा, देखिए जब हम बैंक से पेमेंट करेंगे तो वो हमेशा कैश लेजर में जाता है। ठीक है, बैंक से कैश लेजर में जाएगा, फिर उसके बाद कैश लेजर को हम क्रेडिट कर देंगे और RCM आउटपुट को डेबिट कर देंगे, उससे एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगी। वो हमारा आज का टॉपिक नहीं है, तो उसको हम जब GST कैश और क्रेडिट लेजर, चलिए हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कैश और क्रेडिट लेजर क्या होते हैं, उनकी एडजस्टमेंट GST के अंदर कैसे होती है, प्लस हम बुक्स के अंदर, अब देखिए हमने जब GST पे किया तो GST लेजर में कितना पैसा पड़ा है वो हमारी बुक्स में भी तो होना चाहिए ना। बुक्स भी तो उसके हिसाब से चलनी चाहिए। जब हम GST पे कर रहे हैं, इनपुट पे कर रहे हैं, आउटपुट पे कर रहे हैं, सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, तो वो बुक्स में भी तो चलनी चाहिए। तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में GST रिकन्सिलेशन करेंगे, कैश क्रेडिट लेजर GST रिको में कैश एंड क्रेडिट लेजर के बारे में
बात करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ जाएं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, साथ के साथ कमेंट हमें करें कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड धन्यवाद।